बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने इजरायली फ़ौज को दिन में तारे दिखा दिए हैं, जिसके बाद अब इजरायली फ़ौज माफिया मांग रही है और इसराइल के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का गाज़ा के अंदर तारीख का सबसे बड़ा जानी नुकसान हुआ और इसराइल ने जिन फ़लस्तीनियों के घर छीने, जिस तरह भयानक मंसूबे का आगाज़ किया, इसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े ने अमरीका का भी रुख कर लिया और ये अमरीका की मईशत समेत अमरीकी सियासत और हुक्मरानी को भी अपनी लपेट में ले चुका है। दुनिया में जहां और बहुत से तनाज़ात जारी हैं और पूरी दुनिया में अमन के लिए कोशिश हो रही है, ऐसे भारतीय हुकूमत ने राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया और इस तनाज़े के असरात सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इजरायली फौज का गाजा के अंदर तारीख का सबसे बड़ा जानी नुकसान हुआ और इसराइल ने जिन फलस्तीनियों के घर छीनने के एक भयानक मंसूबे का आगाज किया तो उसका अंजाम भी बड़ा भयानक हुआ है। इसराइल और खुद इसराइली अब दुनिया को सबसे ताकतवर मुल्क और चालाक कौम समझते थे, जिनकी सारी अकड़ जो है वो अल्लाह पाक ने एक 35,000 के लश्कर के हाथों खत्म करवा दी। तो इजरायली हुकूमत और अफवाज से कुछ भी नहीं बन पा रहा है। इसके बाद एक शर्मिंदगी और नाकामी का सामना है। अब तो मगरबी मीडिया ने भी हाथ खड़े कर दिए और इसराइल से कहा कि बस अब हम तुम्हारे लिए और कितने झूठ बोलें, तुम्हारी कितनी नाकामियों को छुपाएं। जहां दुनिया में 2 अरब के करीब मुसलमान कौम के बॉयकॉट ने बड़ी बड़ी कारोबारी कंपनियों को डिफॉल्ट कर दिया, वही मीडिया कंपनीज भी इस बॉयकॉट के मुज़र असरात से नहीं बच सकी। तो इसराइल की बेजा हिमायत ने मगरबी मीडिया चैनल्स और अखबारात को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसकी जगह अब तेजी के साथ मिडल ईस्ट, चाइना, रशिया और इंडिया के मीडिया इदारे ले रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद मगरबी इदारे इसराइली नाकामी को बचाने में नाकाम रहे हैं। इस वक्त इसराइल के अंदर एक बार फिर खुराक का बहरान सर उठा रहा है। खाने पीने की चीजों की किल्लत और आसमान से बातें करती महंगाई ने इसराइली अवाम को ज़हनी मरीज बना दिया। इसराइल के अंदर डिप्रेशन का मर्ज तेजी के साथ बढ़ रहा है। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसराइल छोड़ चुके हैं और जो रह गए हैं वो भी तेजी के साथ छोड़ना चाह रहे हैं और इसराइल में प्रॉपर्टी की कीमत महज 2 महीने के अंदर 50% कम हो गई। यानी कि 4 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त 2 करोड़ में दस्तयाब है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी शख्स उस जमीन को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपियन कंपनीज इसराइल सामान भेजने पर माजत कर चुकी हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइली गैस और एनर्जी सप्लाई पर मुसलसल हमलों के बाद इसराइल के अंदर एनर्जी का बढ़ता हुआ बहरान और खदशात का एक अलग मसला बना हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी दिलचस्प और अजीब बात है, सारी दुनिया यमनी हौसियों के खौफ से अपने जहाज और सामान इसराइल भेजने से डर रहे हैं और अजीब बात है कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से यमन के अंदर की जाने वाली कार्रवाइयों में अब तक यमनी हौसियों को कोई खास जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, या फिर आप कह लें कि यमनी हौसियों का तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जबकि अमेरिका रोज कह रहा था कि आज उसकी अफवाज ने यमन पे 20 हमले किए, आज 30 किए, लेकिन नतीजा क्या है? सिफर। इसके 2 ही मतलब है, या तो अमेरिका यमन के खिलाफ कार्रवाई करके कोई नई मुसीबत अपने गले में नहीं डालना चाहता, या फिर अमेरिकी अफवाज नाकाम हो चुकी है। लेकिन ये बात ज्यादा हकीकत मालूम होती है कि अमेरिका इसराइल को कार्रवाई करने का चकमा दिए हुए और हकीकत में वो इस वक्त यमन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ गाजा इस वक्त इसराइली फौज का दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है। इसके कुछ 7-8 वीडियोस पहले मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि इसराइली या मगरबी मीडिया इसराइली अफवाज का गाजा में जो जानी माली नुकसान बताता है, हकीकत में उससे बहुत ज्यादा है। मारे जाने वाले फौजियों की तादाद सैकड़ों नहीं, अब हजारों में है। अब उनका बाकायदा सबूत भी आ गया, जिसकी तस्दीक अमेरिकन और मगरबी मीडिया ने कर दी है। गाजा के अंदर फलस्तीनी तंजीम की महज एक कार्रवाई में 24 इसराइली फौजी हलाक हो गए और इनके अलावा सारा दिन झड़पों का सिलसिला जारी रहा, वो नुकसान अलग है। तो इसराइली अफवाज ने गाजा के अंदर एक बड़े भयानक मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया, जिसमें बहुत सी रिहायशी इमारतों के अंदर बारूद नस्ब करके उनको उड़ा देना शामिल है और इसकी बड़ी अफसोसनाक वीडियोस भी सामने आ गई, वायरल हो गई। लेकिन फलस्तीनी मुजाहिदीन ने महज चंद घंटों के अंदर इसका वो जबरदस्त जवाब दिया जो इसराइल उसके हमनवाओं को हमेशा याद रहेगा। फलस्तीनी तंजीम ने बम नस्ब करने वाले तमाम इसराइली फौजियों को एक ही कार्रवाई में जहन्नुम हासिल कर दिया। तो अमेरिकन मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली फौजी यरगमालियों को छुड़वाने के दौरान नहीं बल्कि गाजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश में मारे गए। तो इसराइली फौजी जो है गाजा में मुख्तलिफ इमारतों को मलबे का ढेर बना के बफर जोन कायम करने की कोशिश में थे और इमारतों को तबाह करने के लिए इनमें बारूद रखा जा रहा था कि हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों पर हमला कर दिया, जिससे इमारत में धमाका हुआ और वहां मौजूद फौजियों के परखचे उड़ गए। इससे पहले इसराइल ने दावा किया था कि हमास ही कैद में मौजूद यरगमालियों को बाजियाब करने की कोशिश में फौजी मारे गए। ताहम अब वाज़ेह हो चुका है कि इसराइल गाजा में इमारतों और घरों को मलबे का ढेर बना के गाजा की जमीन पे कब्जा करना चाहता है और हमास ने बफर जोन बनाने की इसराइली साजिश को नाकाम बना दिया। तो इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े ने अमेरिका का भी रुख कर लिया और ये अमेरिका की मईशत समेत अमेरिकी सियासत और हुक्मरानी को भी अपनी लपेट में ले चुका है। हकीकत यह है कि जो बाइडन और उसकी पार्टी इलेक्शन पहले ही इलेक्शन हार चुके हैं, अब बुरी तरह हार चुके हैं। कुछ भी हो जाए, जो बाइडन कम अज कम कुछ वोटों से तो नहीं जीत रहे,
جو بائیڈن انتظامیہ نے جس شرمناک انداز سے اسرائیلی مظالم کی حمایت اور مدد کی، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی بددعائیں ہی جو بائیڈن کے آخری آرامگاہ کی تیاری ہوں گی۔ امریکی عوام نے جس طرح بھرپور انداز سے فلسطینی مظلوم لوگوں سے اظہار یکجہتی کی اور ابھی تک کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جو بائیڈن نے اس عوامی رد عمل کو نظر انداز کیا جس کا خمیازہ اب جو بائیڈن کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور وہ مقبولیت کھو رہے ہیں۔ ابتدائی سرویز کے مطابق امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کے لحاظ سے صرف جو بائیڈن اور ان کی جماعت میں بڑی واضح برتری حاصل ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کے اندر حکومتیں بدلنے سے اسرائیل کے بارے میں پالیسی پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بار جو بھی امریکی صدر منتخب ہو کے آئے گا اسے امریکہ اور دنیا دونوں پہلے سے بہت مختلف ملیں گے، اور آپ تب بھی یہی کہیں گے کہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ بہرحال دنیا میں جہاں اور بھی بہت سے تنازعات ہیں، پوری دنیا امن کے لیے کوشاں ہے، ایسے میں بھارتی حکومت نے رام مندر کے افتتاح کی اور اس تنازع کے اثرات صدیوں سے ہیں اور صدیوں تک رہیں گے۔ سب سے افسوس کی بات یہ کہ مغل امپائر کے جو ہندوستان پر احسانات ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ مغل بادشاہوں نے، شاید کچھ مغل بادشاہوں سے غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر آج کے ہندوستان کو دیکھا جائے تو اس میں تاج محل سے لے کے بادشاہی مسجد تک ہر طرف مغلوں کا فن تعمیر ہی نظر آتا ہے۔ مسلمان اور ہندو بھائی بھائی بن کے رہتے تھے، جہاں کبھی تاج محل جیسی محبتوں کی علامتیں موجود تھیں، ایک دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے، لیکن افسوس اب اس جگہ انتہا پسندی لے چکی ہے۔ میں آج یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی نہیں کرتا کہ ہندوستان میں مسلمان مغلیہ خاندان کے یہ احسان ہے کہ انہوں نے ایک مضبوط مسلمان ریاست قائم کر کے ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قدم مضبوط کیے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان حملہ آور آئے اور واپس چلے گئے، لیکن مغلز نے یہاں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کی، اور مسلمان جو تعداد میں کم تھے لیکن اس کے باوجود ان کو یہاں کی ایک طاقتور قوم بنایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا اور آگے بڑھائیے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔ آج اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے یا پھر ان دونوں ممالک کے لیے بری اور بری خبر ہے۔ ایران اور پاکستان جو کہ دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں اور عسکری لحاظ سے اسلامی دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں، دونوں نے مل کر اسلام دشمن اور امن دشمن قوتوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ریڈ سی کے اندر ایران اور یمن نے جوابی اقدامات شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں امریکہ کے انتہائی اہم کمانڈوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ یمنی حوثیوں کی طرف سے امریکہ کے خلاف اب تک یہ سب سے بڑی اور تباہ کن کارروائی ہے۔ رشیا اور اسرائیل کی افواج اس وقت آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے آپ کو 7 اکتوبر کے بعد اپنے ابتدائی پروگرامز میں تفصیل سے بتایا تھا کہ اسرائیل اور رشیا ضرور آمنے سامنے آئیں گے، اور اب آپ اس کو چائنا کو بھی شامل کر لیں، لیکن کسی وقت بھی دونوں ممالک کے درمیان کوئی بری خبر آ سکتی ہے۔ اسرائیل غزہ کے اندر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے اور معصوم فلسطینیوں کے گھروں کو ختم کرنے کا منصوبہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ خان یونس سمیت متعدد علاقوں میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان گھمسان کا رنج جاری ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور اس وقت اسرائیلی حکومت اور وزارت دفاع آمنے سامنے آ چکے ہیں۔